हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान की पुस्तक पहली पेपर 1 का लेसन जो हम पढ़ रहे थे। लगातार कोर्स अपना वृद्धि की ओर है और आज फिर से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस नए चैप्टर का जो राजनीतिक विचारक हैं उनका नाम है जॉन लॉक। नाम से आप लोग परिचित है, जॉन लॉक। कौन है जॉन लॉक? बीए पार्ट फर्स्ट में आपने उदारवाद पढ़ा था, तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक थे, ये आप भली भांति जानते हैं। तो उन्हीं जॉन लॉक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जॉन लॉक ने राजनीति विज्ञान के ज्ञान को इतना अधिक समृद्ध किया कि जिस वर्तमान राज्य की कल्पना में आज नागरिकों को जो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं वो जॉन लॉक की इच्छाओं की प्रत्याभूति ही नजर आती है। कि जॉन लॉक ने इतना अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत किए उस समय, जिसे उसने प्राकृतिक अधिकार के रूप में बताया, और ये प्राकृतिक अधिकार ही हमारी वर्तमान मौलिक अधिकारों की नींव है। तो हमको जॉन लॉक को एक धन्यवाद बनता है बहुत बड़ा कि उन्होंने किस प्रकार से उस जमाने में 1632 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 704 ईस्वी तक ये रहे थे। उस जमाने में इस ज्ञान को इतना अधिक प्रभावी बनाया उन्होंने और उदारवाद जैसे एक बेहतरीन सिद्धांत को इन्होंने जन्म दिया। तो ये जॉन लॉक उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और जहां हॉब्स ने, इसके पहले हमने हॉब्स पढ़ा था, जहां हॉब्स ने मानव के दुर्गुणों का अंबार लगा दिया था और मानव की जो जितनी भी बुराइयां थी उन सब चीजों को हाईलाइट किया था और मानव स्वभाव का वर्णन करते हुए सामाजिक समझौता सिद्धांत और संप्रभुता और राज्य की उत्पत्ति की बात कही थी, वहीं जॉन लॉक ने मानव के दुर्गुण ही नहीं बल्कि उसके गुणों की ओर, बल्कि उसके जीवन और स्वतंत्रता की ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित कराया और ये समझाने का प्रयास किया कि राज्य नामक संस्था और व्यक्ति दोनों में से व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने किया है और इन्हीं व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य का अस्तित्व होना चाहिए। यानी राज्य जितनी अधिक जनहितकारी कार्य को करेगा, राज्य जितनी अधिक सुविधाजनक चीजों को, उपायों को अपने नागरिकों को प्रदान करेगा, उतना ही राज्य अधिक सफल और सबल राज्य कहलाएगा। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है और जॉन लॉक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में जो विचारधाराएं हैं, यदि हम उनको बांटे तो 2 प्रकार की विचारधाराएं वहां मौजूद थी। एक विचारधारा ऐसी थी जो परंपराओं को बनाए रखने में विश्वास करती थी और दूसरी विचारधारा ऐसी थी जो प्रगति, नवीनता और आधुनिकता की ओर बढ़ने वाली थी, वो उसको ज्यादा महत्व देती थी। तो उसी समय में जॉन लॉक ने उदारवाद को, आधुनिक उदारवाद का उन्होंने जन्मदाता बने और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मानव ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है राज्य से, और राज्य में मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी अधिक होनी चाहिए और राज्य का हस्तक्षेप मनुष्य के जीवन में कम से कम होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता होगी। तो लॉक ने अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि समाज को सदैव ही एक ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है
कि वह अपने को किसी के भी ऐसे कुप्रयत्नों व कुचेष्टाओं से बचा सके जो प्रजा की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के विरुद्ध चेष्टा करने की मूर्खता या नीचता करे। यानी लॉक ये चाहता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से या व्यक्ति की निजी संपत्ति से छेड़छाड़ करने वालों को हमेशा से ही समाज सबक सिखाता रहा है, उसके पास हमेशा ऐसी एक शक्ति रही है। स्वतंत्रता मानवीय जीवन का महानतम लक्ष्य माना जाता है। स्वतंत्रता की समस्या और मानव मात्र के लिए इसकी प्राप्ति के उपायों पर जितना लॉक ने ध्यान केंद्रित किया, संभवतया उतना किसी अन्य विचारधारा ने नहीं किया कि मानव की स्वतंत्रता और मानव मात्र इस स्वतंत्रता को प्राप्त करके रहे। इस लक्ष्य की ओर लॉक ने हमारा ध्यान केंद्रित किया। लॉक का उदारवाद इस बात में निहित है कि शासन को व्यक्ति स्वतंत्रता के प्रति प्राप्ति का आवश्यक साधन मानते हुए लॉक कहता है कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित होनी चाहिए, जिससे इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न हो सके। उसका मानना था कि जो शासकीय शक्ति है वो निरंकुश नहीं बल्कि मर्यादित होनी चाहिए। कि जहां हॉब्स ने शासकीय शक्ति को निरंकुश बना दिया और एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की बात उसने की थी, वहीं लॉक ने अपने विचारों के द्वारा इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि सिर्फ निरंकुश शक्ति नहीं बल्कि राज्य में एक ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो व्यक्ति की मानव की एक प्राकृतिक अवस्था है स्वतंत्रता की, वो उसे प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, चाहे वो उसकी निजी स्वतंत्रता हो या फिर उसकी निजी संपत्ति हो। दोनों में ही राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो और राज्य जनता द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, तभी वो आधुनिकता की ओर बढ़ पाएगा और आधुनिक उदारवाद के इसीलिए ये जनक बने। उस समय ऐसे विचारों को कहना आसान नहीं था। जहां चारों ओर अराजक और हाहाकार की स्थिति थी, उस समय में अपने निर्भीक विचारों के कारण जॉन लॉक काफी पॉपुलर हो चुके थे। जिस उदारवाद की इन्होंने वर्णन किया था, उस उदारवाद को इन्होंने सिंपल शब्दों में समझाया भी कि क्या है आधुनिक उदारवाद और इस उदारवाद को उन्होंने क्या किन रूपों से किन शब्दों से अपने नवाजा, उसे अब हम पढ़ते हैं। आधुनिक उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से अधिक मुक्त रखना। जो राज्य का नियंत्रण बहुत अधिक हो रहा था, मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रहा था, उससे मुक्ति दिलवाना, यानी व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से अधिक मुक्त रखना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की स्वतंत्रता व मान्यताओं को स्वीकार करना कि व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता किसमें है, उसके अधिकार क्या है, इस मान्यता को उन्होंने बताया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से अधिक मुक्त रखना ही क्या है, आधुनिक उदारवाद है। और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रताएं और उसके निजी अधिकार ही उसकी वास्तविक पहचान होगी। और इसी आधुनिक उदारवाद को लेकर वो आगे बढ़े। इन विचारों को उन्होंने केंद्रीय स्थिति में रखा और केंद्रीय स्थिति में रखने के बाद उन उदारवाद की कुछ विशेषताएं बताई, जिसे बारी बारी से हम पढ़ते हैं कि आधुनिक उदारवाद की विशेषताएं क्या थी। नंबर 1 है प्राकृतिक कानूनों पर सर्वाधिक नियंत्रण। कि उस जमाने में प्राकृतिक कानूनों पे बहुत अधिक नियंत्रण था, उस नियंत्रण को वो दूर करना चाहते थे। लॉक ने प्राकृतिक कानूनों को
सर्वोच्च नैतिक तत्वों के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें लॉक ने प्रत्येक निरंकुश सत्ता को सीमित करने के लिए कानून का प्रयोग एक शस्त्र के रूप में किया। राज्य के कानून प्राकृतिक विधि के अनुकूल है या नहीं, लॉक इसका निर्णय व्यक्ति के हाथों में सौंपता है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो किस प्रकार के हैं, उसे व्यक्ति के हाथों में सौंपता है। वह व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को प्राकृतिक विधि के विरुद्ध होने पर भी वह व्यक्तियों को उसके उल्लंघन का अधिकार देता है। कि जो भी प्राकृतिक कानून है जो राज्य ने बनाए हैं वो व्यक्ति के अनुकूल है या नहीं, इसका अधिकार इसे सौंपता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से इस बात का निर्णय करे कि जो कानून राज्य द्वारा बनाए गए हैं वो कितने उचित हैं। यदि वो उचित नहीं लगते हैं उसके विवेक के अनुसार, तो व्यक्ति उसका खुलकर विरोध कर सकता है। ये बात सबसे पहले जॉन लॉक ने कही थी। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक अधिकार की मान्यता प्रधान। कि बहुत सारे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अधिकार हैं। हम सब जानते हैं कि मानव ईश्वर की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। तो जब मनुष्य को मानव ने बनाया है तो फिर मानव का मानव पे इतना अधिक नियंत्रण ये संभव नहीं है। अतः प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता मिलनी ही चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों के संबंध में लॉक का मानना है कि प्राकृतिक कानूनों में पूरी मानवता और शांति और संरक्षण की प्रत्याभूति होती है। इस प्राकृतिक कानून में क्रियान्वयन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में होता है तथा एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में या संपत्ति के मामले में हस्तक्षेप करने पर अर्थात प्राकृतिक कानूनों को तोड़ने पर व्यक्ति उसका सामना करने का अधिकार उसे प्राप्त है। सामना करने के इसी अधिकार को लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कहा और इस प्राकृतिक अधिकार द्वारा लॉक राज्य को प्रतिबंधित करता है। लॉक का मानना था कि जिस प्रकृति ने हमको जन्म दिया है उस प्रकृति में चारों ओर हमें क्या नजर आता है? शांति और संरक्षण आता है। वास्तव में आता है कि जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं वो सब हमें मन को शांत करती है, मन की शांति प्रदान करती हैं। और दूसरी बात, संरक्षण भी प्रदान करती हैं, यानी हमारी देखभाल करती है। लेकिन राज्य क्या करता है? राज्य हमें नियंत्रित करता है। राज्य हम पे बहुत सारे बंधन लगाता है जिसकी वजह से व्यक्ति प्राकृतिक रूप से खुलकर उभर कर सामने नहीं आ पाता। अतः लॉक ने कहा कि इस प्राकृतिक अधिकार है, व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार है कि राज्य यदि उसके प्राकृतिक अधिकारों पर या उसकी संपत्ति पर यदि बेवजह हस्तक्षेप कर रहा है तो उसे उसका सामना करने का अधिकार लॉक उसे देता है कि वो राज्य के विरुद्ध भी जा सकता है। और इसी बात को उसने कहा प्राकृतिक अधिकार कि ये उसका निजी अधिकार है कि वो अपनी सुख शांति और अपनी निजी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सके। तो यही वो बात है, यही वो मान्यता है जिसकी वजह से लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर प्रस्तुत किया। अगली विशेषता है सीमित राज्य की धारणा। कि राज्य चारों तरफ जो फैला हुआ है जिसके अंदर मनुष्य रहते हैं वो राज्य व्यक्ति को बंधनों में बांध देता है और
व्यक्ति इन बंधनों की वजह से कहीं भी अपने जो विचार है उनको वो खुलकर प्रस्तुत नहीं कर पाता, ऐसा लॉक का मानना था। तो उसने इस सीमित राज्य की धारणा को भी अलग से प्रस्तुत किया कि लॉक ने सामाजिक समझौते द्वारा जिस राज्य की उत्पत्ति की वह पूर्णतः उदारवादी धारणा पर विकसित हुआ। इस नवीन राज्य की उत्पत्ति में 3 उदारवादी धारणाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नंबर 1, राज्य के निर्माण में व्यक्तियों का समर्थन। नंबर 2, बहुमत द्वारा राज्य का संचालन। और नंबर 3, राज्य के कार्यों में व्यक्ति की सक्रियता या सहयोग। इस प्रकार जनहित के मानदंडों के साथ लॉक ने राज्य को सीमित अधिकार प्रदान कर अपने उदारवादी स्वरूप को विकसित किया। जैसा हॉब्स ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, माना कि राज्य की उत्पत्ति उस रूप में हुई होगी, हो गई, लेकिन उत्पत्ति के बाद क्या हुआ कि व्यक्ति की अपनी निजी स्वतंत्रता लगभग समाप्ति की कगार पर आ गई थी। तो इसलिए इस उदारवादी धारणा से उसने स्पष्ट किया कि राज्य के निर्माण में व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए। यदि व्यक्ति समर्थन करते हैं तो राज्य बना रहेगा, और यदि व्यक्ति समर्थन नहीं करते हैं तो राज्य की उपस्थिति मुख्य रूप से नहीं मानी जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसने कही कि बहुमत द्वारा राज्य का संचालन हो, यानी जो बहुमत जिसे मिल रहा है, जिस कार्य को करने में अधिकांश लोगों की सहमति है, जिसे हम वर्तमान में बहुमत के नाम से जानते हैं, उस शब्द का प्रयोग भी उसने किया कि बहुमत से जो कार्य चल रहा है वो समर्थन कर रहे हैं जिसका, उसी का संचालन होना चाहिए कि अधिकांश लोग क्या चाहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो बताता है कि राज्य के कार्यों में व्यक्ति की सक्रियता और सहयोग हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ समय तक वो साथ रहे और उसके बाद उससे विलग हो जाए। तो इस प्रकार से वर्तमान के हम काफी करीब आ गए कि लॉक ने जो बताया कि राज्य को सीमित रूप में, नियंत्रित रूप में व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए, और यहीं से उसने शुरुआत की कि बहुमतदारी सत्ताधारी जो दल है उसमें व्यक्ति का सक्रिय योगदान सदैव बना रहे। ये भी लोकतंत्र की नींव थी एक प्रकार से, जिससे जॉन लॉक लेकर उपस्थित हुए थे। अगली विशेषता है जन कल्याण का उद्देश्य। हम देखते हैं कि राज्य नामक संस्था को जिसे व्यक्तियों ने बनाया है, तो व्यक्ति ने राज्य को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो राज्य एक नियंत्रित, एक सुरक्षित, एक ऐसे माहौल को उत्पन्न करे जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके। यानी राज्य व्यक्ति के लिए ऐसे माहौल की उत्पत्ति करे जिससे व्यक्ति को सभी चीजें आसानी से सुलभ हो जाए। तो वो है सबसे अधिक जन कल्याण का उद्देश्य। तो लॉक का मानना था कि राज्य जनता के लिए है, न कि जनता राज्य के लिए। अतः सरकार का मूल उद्देश्य जन कल्याणकारी कानूनों को बनाकर क्रियान्वित करना है। अतः जनहित के अतिरिक्त राज्य का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और राज्य जब तक उपस्थित है वो जनता के हित में ही प्रत्येक कार्य को करता रहे। यदि वो कार्यों में कहीं ना कहीं अवहेलना करता है लोगों के हितों की, उसके कल्याण की, तो फिर राज्य का कोई उद्देश्य होता ही नहीं है। तो इन विचारों की वजह से ही जॉन लॉक उदारवाद के जनक
कहलाए। और जिस उदारवाद का उन्होंने परिचय उस समय दिया था वो वर्तमान के काफी निकट है। तो हम देख सकते हैं कि जॉन लॉक कितने अधिक जो राजनीतिक परिवेश में वो ढल चुके थे और राजनीतिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर वो समाज के समक्ष उपस्थित हुए थे।